हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उर्मिला की एक नहीं 5 बहुएं थी। बड़ी बहू माला, दूसरी बहू मीना, तीसरी बहू कीर्ति, चौथी बहू ज्योति, 5वीं बहू नैन्सी। लेकिन उर्मिला अपनी 5 बहुओं में से एक बहू से भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी 5 बहुएं अपने घर के एक खानदानी लहंगे को लेकर हमेशा आपस में लड़ती रहती थी और उर्मिला के लाख समझाने के बाद भी 5 में से कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। ये सब देखकर उसे बहुत दुख होता था। तभी एक रोज सुबह के समय उर्मिला अपने कमरे से नीचे आती है और कहती है, ये क्या हो रहा है? तुम 5 सुबह सुबह मेरे इस लहंगे को लेकर क्यों बैठी हुई हो और किस बात पर बहस हो रही है तुम 5 की? क्या मैं जान सकती हूँ? माँ जी, अच्छा हुआ कि आप खुद ही आ गयी। वैसे भी हम 5 ही लहंगा लेकर आपके पास आने ही वाले थे, ये पूछने के लिए कि आप इस बार बुआ जी के लड़के की शादी में ये खानदानी लहंगा किसे दोगी पहनने के लिए। हाँ माँ जी, बता दीजिए ताकि हमारी बहस खत्म हो जाए और हम लोग अपने घर के कामों में लग जाएं। घर के कामों का और अपनी जिम्मेदारियां निभाने का इतना ध्यान तुम्हें कभी नहीं रहता, जितना कहीं जाने की खबर सुनकर तुम्हें इस लहंगे का रहता है। माँ जी, अब हम लोग क्या करें? आपने हम 5 बहुओं के बीच में एक लहंगा दे रखा है जो कि सबको पसंद है, इसीलिए सबका ध्यान इसी पर जाता है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही जेठानी जी। ये लहंगा देखने में इतना सुंदर है कि इसके आगे हमें और कोई लहंगा भाता ही नहीं है। और जब कोई शादी पड़ती है या कोई फंक्शन पड़ता है तभी तो लोग इकट्ठा होते हैं और लोगों के कपड़े नोटिस करते हैं। उस टाइम इस लहंगे के आगे सब फीका लगता है। आपने तो सच कहा जेठानी जी। हमारा बस चले तो मैं ये लहंगा रोज पहनूं। भारी जरूर है, लेकिन इसको पहनने के बाद एक महारानी वाली फीलिंग आती है। हम सभी को बस एक बार ही अपनी अपनी शादी में ये लहंगा पहनने को मिला था, उसके बाद तो इसे देखने को भी नहीं मिलता है जल्दी। ज्योति सही कह रही है माँ जी। वैसे आप हमें एक बात बताएंगी कि हम 5 के बीच एक लहंगा रखने की क्या जरूरत है? हम 5 को आप अलग अलग लहंगा भी तो दे सकती थी ना, ताकि हमारे बीच लड़ाई ना हो। हाँ माँ जी। क्या हाँ माँ जी, तुम्हें पता भी है ये लहंगा कितना महंगा है? पूरे लहंगे पर सोने के तार से काम हुआ है, ऊपर से ये मेरा खानदानी भी है। इसके जैसा दूसरा मिलना बहुत मुश्किल है। तुम्हें खरीदना है तो जाके खरीद लो दूसरा लहंगा, मैं कौन सा मना कर रही हूँ। नहीं माँ जी, मुझे तो मेरा ही लहंगा चाहिए। लेना है तो लो, ये लोग दूसरा ले लेंगे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अपनी सास और अपनी जेठानियों की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी उनकी सबसे छोटी देवरानी नैन्सी सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो हंसते हुए उनके पास आती है और कहती है, जेठानी जी, आपको ऐतराज होगा भी क्यों? भला सोने की तारों से जड़ा हुआ लहंगा लेने से कौन मना करेगा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम अपने लहंगे को छोड़कर दूसरा लहंगा लेंगे? छोटी हो लेकिन सबसे ज्यादा बोलती हो तुम, इसीलिए अपना मुंह बंद रखो अगर सारी बात ना पता हो तो। जेठानी जी, मुझे सारी बातें पता है। मैं आप लोगों की सारी बातें आपसे दूर खड़ी होकर सुन रही थी, इसलिए हर जगह आप अपनी चालाकी दिखाना बंद करिए। बात तो सही है जेठानी जी नैन्सी की। बस करो तुम 5, जब देखो अपने इस लहंगे को लेकर लड़ती रहती हो। अभी बुआ के लड़के की शादी में बहुत टाइम है, जब जाना होगा तब देखेंगे, समझी? अभी जाकर अपना काम करो घर का। काम न काज की, दुश्मन अनाज की, वही वाला हाल है तुम्हारा बस, और कुछ नहीं। उर्मिला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद 5 अपने घर के कामों में लग जाती हैं। ऐसे ही समय बीतता है और शादी का दिन आ जाता है, जिस पर 5 फिर लहंगे की बात पर लड़ते हुए अपनी सास के पास जाती हैं और कहती हैं, अब बताइए माँ जी। क्या बताऊँ मैं? और अब क्यों लड़ रही हो तुम 5? मैं तुम्हारे इस लड़ने से परेशान हो गई हूँ। कभी इस घर में शांति नहीं रहती है कि इंसान चैन की सांस ले। माँ जी, आप भूल गयी, बुआ जी की लड़की की शादी आज ही है। अब आप मुझे लहंगा दीजिए, मुझे तैयार होना है। जेठानी जी, आप नहीं, मुझे वो लहंगा चाहिए। अब बड़ी है ना, पहले आपको अपनों से छोटे के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए माँ जी ये लहंगा मुझे ही देंगी। अगर ऐसी बात है जेठानी जी, तो मैं भी आपसे छोटी हूँ, इसका मतलब ये लहंगा मुझे मिलना चाहिए। अगर बात छोटों की है तब तो मैं भी आपसे छोटी हूँ कीर्ति जेठानी जी, इसका मतलब बहस खत्म। ये लहंगा मुझे ही मिलेगा। माँ जी, आप मुझे ही दे दीजिए। बिल्कुल नहीं माँ जी, मैं सबसे छोटी हूँ तो इसका मतलब ये लहंगा मुझे ही मिलेगा। बस माँ जी, आप मुझे दीजिए। इतना कहकर 5 अपनी सास की बात सुने बिना ही आपस में मैं करके बहस करना शुरू कर देती हैं, जिसे देखकर उर्मिला को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहस का फायदा उठाकर खुद ही जाकर लहंगा पहनकर
तैयार होकर दोबारा उनके पास आती है और उन पर जोर से चिल्लाती है, जिससे उन पांचों की नजर उर्मिला पर जाती है और एक साथ हैरान होकर कहती हैं, ये क्या है माँ जी? तुम्हारी लड़ाई का अंत। तुम पांचों में से किसी को नहीं मिलेगा ये लहंगा। माँ जी लेकिन ये एक लहंगा तो हम पाँचों का था ना। हाँ माँ जी। बस अब तुम पांचों में से कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा। लहंगा नहीं मानो कोई खजाना हो गया हो, जिसको लेकर हमेशा लड़ती रहती हो पांचों के पांचों। जिसको मिलना था मिल गया लहंगा। उर्मिला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर पांचों के होश उड़ जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज नैन्सी रसोई में खाना बना रही होती है। तभी उसके पड़ोसी शर्मा जी वहाँ आते हैं और नैन्सी से कहते हैं, अरे बहू, तेरी सास उर्मिला जी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना था, कुछ जरूरी बात करनी थी। कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं बाहर गई है क्या? अंकल जी, माँ जी तो जेठानियों के साथ मंदिर गई थी। अगर कोई खास बात ना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उनको बता दूंगी। कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन ना मेरी बहू की आज गोद भराई थी। उर्मिला जी को मैंने बताया था, उन्हें तो पता ही है ना, लेकिन फिर भी मैं बस उनको याद दिलाने आया था। कहीं सोचा भूल गई होंगी। और फंक्शन का टाइम भी कुछ बदल सा गया है। अब फंक्शन रात को नहीं, अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। तो आप लोग सब समय से आ जाना। और हाँ, याद से अपनी सासू माँ, मेरा मतलब है उर्मिला जी को बता देना, ठीक है? क्या बात है, एकदम सही टाइम पर आए हो अंकल जी। अभी तो घर में कोई है भी नहीं जो मुझे लहंगा पहनने से रोकेगा या उस पर बहस करेगा। मैं उन लोगों के आने से पहले ही वो लहंगा पहनकर फंक्शन में जाऊंगी। जी अंकल जी। शर्मा जी इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद नैन्सी जल्दी से अपना रसोई का काम खत्म करके अपनी सास के कमरे में जाती है और लहंगा लेकर पहनकर जल्दी से तैयार होकर जैसे ही घर के बाहर निकलती है, तभी उसकी सास और जेठानियां वहां आती हैं और दरवाजे से ही लड़ना शुरू हो जाती हैं। अपनी सास के कई बार रोकने पर वो चुप नहीं होती। लहंगे जैसी छोटी चीज को लेकर उर्मिला की पांचों बहुओं को लड़ते हुए देखकर आसपास के लोग उसके घर की बुराई करना शुरू कर देते हैं, जिसे सुनकर उर्मिला अपनी बहुओं को घर के अंदर लेकर आती है और कहती है, अब बहुत हो गया तुम पांचों का। मैं आज ही इस लहंगे को आग लगा दूंगी। ये आए दिन होने वाले ड्रामे से छुट्टी मिल जाएगी। शर्म नहीं आती तुम पांचों को एक लहंगे के लिए लड़ते हुए? एक हो, दो हो या चार हो, है तो तुम्हारा ही। इतनी बहस और किस बात की? बड़ी हो तुम सब, वो तुमसे सबसे छोटी है। अगर उसने एक बार पहन भी लिया तो क्या हुआ? क्या वो घर में वापस नहीं आएगी? शर्म करो तुम लोग थोड़ा अपने आप पर। आज तो हद कर दी तुम सबने। अपनी सास की बात सुनकर पांचों को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद पांचों अपनी सास से अपनी गलती की माफी मांगती हैं और दोबारा फिर कभी पांचों का एक लहंगा होने की बात को लेकर एक दूसरे से न लड़ने का वादा भी करती हैं। अरे तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? पूरे समाज में हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पर माँ, मैंने वैसा कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनो। देख लो कैसी औलाद जन्मी है तुमने। अरे अपने पेट में बच्चा लेकर घूम रही है और फिर भी बोलती है कि मैंने क्या किया है। अरे तूने हमारा सर शर्म से झुकाया है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरे से आंख उठाकर बात करे, लेकिन तेरी वजह से आज वही लोग मेरे मुंह पर थू थू करके जा रहे हैं। और नहीं तो क्या, सुन लोगों की बात। क्या बोले जा रहे हैं? आपस में बातें कर रहे हैं कि बिना पति गर्भवती हो गई इनकी बेटी। अरे कुंवारी लड़की जब फूला हुआ पेट लेकर घर आएगी तो यही बोलेंगे ना समाज वाले। आखिर देवकी को किसके धोखे की सजा मिली जो वो शादी से पहले ही गर्भवती हो गई? जानने के लिए कहानी को थोड़ा पीछे से सुनते हैं। देवकी अपनी माँ शांति और पिता सुरेश की एक लौती बेटी थी, जिसके कारण उसको बड़े ही नाजों से पाला गया था। लेकिन 2 साल पहले देवकी की एक दूसरे शहर में नौकरी लगी, जिसके कारण वो अपने माँ बाप से अलग दूसरे शहर में आके रहने लगती है। लेकिन वो कुछ 8-9 महीने में अपने माँ बाप से मिलने आती रहती थी। ऐसे ही देवकी आज भी पूरे 10 महीने बाद आने वाली थी। इसीलिए शांति देवी अपनी बेटी का स्वागत करने के लिए खीर बनाने की तैयारी करते हुए अपने पति से बोलती है, सुनो जी,
जरा दुकान से काजू बादाम ले आओ, देव की आने वाली ही होगी, मुझे उसकी मनपसंद खीर पहले से बना कर रखनी है। ला रहा हूँ भाग्यवान, तुम तो बेटी के आने पर ऐसे हुड़दंग मचा देती हो जैसे इस शहर की मुख्यमंत्री आ रही हो। अरे एक तो वो इतने महीनों बाद आती है, ऊपर से उसी के कारण हम ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, तो उसके आने पर उसकी ख्वाहिशें भी पूरी ना करूं? हाँ हाँ भाग्यवान, सही है, ला रहा हूँ। सुरेश दुकान से काजू बादाम लेकर आता है, जिसके बाद शांति खीर बनाकर जैसे ही बाहर आती है, उसकी बेटी देवकी घर आकर अपनी माँ से गले मिलकर बोलती है, माँ कैसी हो? इतने महीने बाद आपको देखा है, कसम से घर जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता। अपने पापा से नहीं मिलेगी? अरे पापा, आपकी परी आपको भूल सकती है क्या? देवकी के आने से घर में खुशी का माहौल होता है। वो जब भी घर आती अपने परिवार के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आती और साथ ही उन्हें बहुत सारा पैसा देकर जाती। इस बार भी जब देवकी आती है तो अपनी माँ को 5 लाख रुपए देते हुए बोलती है, माँ ये लो 5 लाख रुपए, कंपनी इस बार प्रॉफिट में गई है ना, इसलिए 1 लाख ज्यादा कमाए हैं। सही है मेरी बेटी, ऐसे ही खूब तरक्की कर और हमारा नाम रोशन कर। हाँ माँ, और मेरे होते हुए आप लोगों को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। अच्छा बेटी, पर ये तो बता, तुझे इतना पैसा किस काम से मिलता है? मतलब तूने बस ये बताया कि बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन उस कंपनी में तेरा क्या काम है? तेरी क्या पोस्ट है? मुझे अपने पेट का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब? वो मेरा मतलब है कि मुझे अपना और बाकियों के पेट का ध्यान रखना पड़ता है ना। मैं कंपनी में लोगों के काम के हिसाब से उनकी सैलरी डिसाइड करती हूँ, बॉस को बताती हूँ। वाह, फिर तो तेरे ऊपर कंपनी का बहुत जरूरी काम है। चल मेरी बेटी, अच्छे से करियो। अच्छा माँ, मुझे ना अगले हफ्ते वापस जाना है क्योंकि मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। देवकी 1 हफ्ते बाद घर वालों के साथ समय बिताकर वापस अपने काम के लिए लौट जाती है, जहाँ एयरपोर्ट पर रजत नाम का उसका दोस्त उसे लेने आता है और उसे देखकर बोलता है, और देवकी घूम आई? वैसे इस बार की पार्टी मोटी है, वो तुमको तुम्हारे पेट के 10 लाख रुपए देगी। वाओ यार, वैसे तो दुनिया की नजरों में ये काम कितना शर्मनाक है। भला कौन ही औरत होगी जो पैसों के लिए अपनी कोख गिरवी रख देती है, लेकिन मुझे इसका पैसा मिलता है जिससे मेरा घर चलता है। 2 साल से अपने घर वालों से छुपकर मैं सैरोगेट मदर बन रही हूँ। इस दुनिया में मेरे 2 बच्चे भी आ गए हैं। कितने कमाल की बात है ना, मैं बिना पति ही गर्भवती हो जाती हूँ। वैसे तुम्हारे घर वालों को पता लगा तो क्या होगा? वो तुमको ये काम करने से रोकेंगे? तो तुम्हें क्या लगता है कि जब मेरे घर वालों को पता चलेगा कि उनकी बेटी ने पैसों के लिए अपनी कोख बेच दी तो वो मुझे गले से लगा लेंगे? अरे कभी नहीं, उल्टा मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। फिर तुम ये काम क्यों करती हो? एक तो पैसों के लिए और दूसरा ये कि मेरी वजह से न जाने कितनी माओ के चेहरे पर खुशी आ जाती है। तो इसमें हर्जी क्या है? मैं एक बच्चा देकर किसी का घर खुशियों से भर देती हूँ, तो इसमें क्या गलत है? और वो पैसे देकर मेरा और मेरा भी। हाँ बाबा, अब चलो तो होने वाले बच्चे के माँ बाप से मिलने। रजत देवकी को एक शादीशुदा जोड़े रमन और आरती से मिलवाता है, जो अपने बच्चे की सैरोगेट मदर देवकी को बनाना चाहते थे और उसके लिए उसे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। देवकी इस बार 25 लाख रुपए में ये काम करने का तय करती है, जिसके बाद सारी तैयारियों के साथ लीगल तरीके से वो उनके बच्चों की सैरोगेट मदर बनने का प्रोसेस पूरा करती है। कुछ वीक्स में उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है और उसके बाद वो अच्छे से अपना ख्याल रखती है, लेकिन चौथे महीने के लगते ही उसके पास बच्चे के असली माँ बाप का कॉल आना बंद हो जाता है। वो और रजत मिलकर बच्चे के माँ बाप से कांटेक्ट करने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाता। 6 महीने बीत जाते हैं। अब देवकी के पास अपने घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि वो इस बच्चे को बिना उसके माँ बाप की मदद के बिना नहीं जन्म दे सकती थी। इसीलिए वो रजत के साथ अपने घर के लिए निकलती है, जहाँ उसके माँ बाप उसको इस हालत में देखकर हैरान हो जाते हैं और तो और पूरा मोहल्ला उसकी प्रेगनेंसी देखकर बातें करने लगता है। ये देखकर उसके माँ बाप बोलते हैं, अरे तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? पूरे समाज में हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पर माँ, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनो। देख लो कैसी औलाद जन्मी है तुमने।
अरे अपने पेट में बच्चा लेकर घूम रही है और फिर भी बोलती है कि मैंने क्या किया है। अरे तूने हमारा सर शर्म से झुकाया है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरे से आंख उठाकर बात करे, लेकिन तेरी वजह से आज वही लोग मेरे मुंह पर थू थू करके जा रहे हैं। और नहीं तो क्या, सुन लोगों की बात, क्या बोले जा रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि बिना पति गर्भवती हो गई इनकी बेटी। अरे कुंवारी लड़की जब फूला हुआ पेट लेकर घर आएगी तो यही बोलेंगे ना समाज वाले। माँ मैंने कुछ गलत नहीं किया, एक बार मेरी बात तो सुन लो, ये बच्चा मेरा नहीं है। अरे तुझे शर्म नहीं आई? दूसरे शहर काम के लिए भेजा था, ऐसे कांड करने के लिए नहीं। हे भगवान, क्या होगा अब इसका? कौन शादी करेगा इससे? हम तो बर्बाद हो गए। अरे अंकल, उसकी बात तो सुन लीजिए। तू कौन है? कहीं तूने ही तो मेरी बेटी के साथ ये सब नहीं किया? सच बता साले। सुरेश रजत का कॉलर पकड़कर धमकाने लगता है और शांति अपना सर पकड़कर रो रही होती है, क्योंकि उसकी बेटी शादी से पहले ही माँ बनने वाली है। तभी एक आवाज आती है जिसकी तरफ देवकी और उसके माँ बाप के अलावा रजत और पूरे मोहल्ले वाले देखते हैं। देवकी जी, मेरा बच्चा कहाँ है? देवकी पीछे मुड़ती है तो देखती है रमन और आरती उसके दरवाजे पर आए हैं और देवकी का पेट देखकर आरती उसे गले लगाकर बोलती है, देवकी तुम कहाँ ले आई हमारे बच्चे को? हम किसी मुसीबत में फंस गए थे, इसलिए तुमसे 2 महीने कांटेक्ट नहीं कर पाए। फिर पता चला कि तुम यहाँ आ गई हो, इसलिए हम तुरंत तुम्हारे पीछे आ गए। पता है हम कितना डर गए थे जब हमें पता लगा कि तुम दूसरे शहर आ गई हो। हाँ, हमें तो लगा कि तुम हमारा बच्चा लेकर ही भाग गई, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है। तुम ही मुसीबत में आ गई। हमें माफ कर दो ऐसे अचानक गायब होने के लिए। कौन हो तुम लोग और ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ, देवकी की कोख में हमारा बच्चा है, मेरा और मेरे पति रमन का बच्चा। आरती और रमन देवकी के माँ बाप के साथ सभी को सरोगेसी प्रोसेस के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर शांति की पड़ोसन बोलती है, हाय हाय हाय, शांति की बेटी इतनी गिर गई कि पैसों के लिए अपनी कोखी गिरवी रख दी। चिच्ची, कैसा गंदा जमाना आ गया है। तू अब तक हमें अपनी ये गंदी कमाई खिला रही थी। हमको लगता था कि हमारी बेटी कितना काम करती है, लेकिन ये तो हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला रही थी। पर माँ, चुप कर, मुंह भी मत खोल अपना। देवकी को ऐसे बेइज्जत होता देख आरती और रमन उसके हक में सबसे बोलते हैं, आप सब पागल हैं। देवकी इतना नेक काम कर रही है। अरे उन लोगों की हालत देखिए जिनको सालों साल बच्चे नहीं होते, वो बच्चों के लिए तरसते हैं। देवकी ऐसे ही जोड़ों की मदद करती है, कुछ गंदा थोड़ी कर रही है। और हर औरत को माँ बनने का सुख मिलना चाहिए, और जो माँ नहीं बन पा रही है उन जैसी औरतों को ऐसी ही देवकी की तलाश है। जी हाँ, आप लोग देवकी जी को एक गलत समझ रहे हैं। माना कि वो बिना पति गर्भवती हैं, लेकिन इससे किसी के परिवार में खुशियाँ आ रही हैं, तो इसमें गलती क्या है? रमन और आरती की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग ये समझते हैं कि देवकी का किया काम गलत नहीं है, बल्कि वो तो अपने द्वारा लोगों के घरों में खुशियाँ फैला रही है। इसीलिए देवकी के माँ बाप भी उसको माफ कर देते हैं और आरती रमन बच्चे के जन्म होने तक उसे अपने साथ रखते हैं, जिसके 3 महीने बाद देवकी एक बेबी गर्ल को जन्म देती है और उसके असली माता पिता यानी रमन और आरती उस बच्चे को देवकी का नाम देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।